हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयन एजुकेशन में। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के 10 मैंने कह सकते हैं बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपकी आने वाली तारीख यानी 4 अप्रैल को आपकी परीक्षा में आएंगे, यानी आ सकते हैं और 100% आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न देखिए, दोहरा निषेचन का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन अगर बनता है ऐसे कि दोहरा निषेचन, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में आता है, तो इसे भी देखेंगे कि दोहरा निषेचन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। हम इसको संपूर्ण हल यानी इसका हल भी बताने वाले हैं। फिर क्या है बहुभ्रूणता, यानी बहुभ्रूणता क्या है। फिर आवर्तचक्र या तप चक्र यानी मासिक चक्र क्या होता है, इसे जानेंगे। चौथा प्रश्न है युग्मनज क्या है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो जानेंगे। फिर है पांचवा परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं, इन्हें देखेंगे। स्वपात्रे निषेचन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वपात्रे निषेचन। फिर अगला है संकर पूर्वज संकरण या बैकक्रॉस के से आप क्या तात्पर्य है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 8 परीक्षा संकर यानी टेस्ट क्रॉस, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पढ़ने वाली हैं। फिर देखिए जीन की परिभाषा लिखी, यानी जीन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन होता है। फिर देखिए अगला है लिंग सहलग्न लक्षण को परिभाषित कीजिए तथा मनुष्य में लिंग सहलग्न वंशागति द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सबको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और अगर नए हो तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोहरा निषेचन क्या है, इस दोहरा निषेचन का संक्षिप्त में वर्णन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न देखिए, दोहरा निषेचन क्या है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद कीजिएगा, पढ़िएगा। देखिए क्या है कि एस.जी. नवासन ने सन 1898 में इसकी खोज की। किसने? एस.जी. नवासन। अगर एक नंबर का पूछ भी लिया जाए कि दोहरा निषेचन की खोज किसने की थी तो एस.जी. नवासन ने कब? 1898। और एक पूछिए किस पादप में, तो किस में की थी, तो लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया में खोज की थी। यानी किस पादप में खोज की थी इसने, इन्होंने कि लिलियम तथा फ्रिटिलेरिया के पादप में इनकी खोज की थी। अब बात करें होता क्या है, तो इसमें एक आगुड़ित जानते हो, यानी एक आगुड़ित, यानी इसका कैसे मान लो एन, एक एन गुणसूत्र, यानी एक एन आगुड़ित नर युग्मक, यानी कोई भी युग्मक का है, यानी एन एक सिंगल वाला, और इसमें एक आगुड़ित नर युग्मक आगुड़ित अंडकोश से संयुग्मन करके युग्मनज या जाइगोट जानते हो, जैसे मान लो दो आगुड़ित गुणसूत्र जब मिलके एक, यानी क्या बना है 2n, और ये क्या बनता है दोनों के संलयन से, दोनों के मिलने से क्या बना, एन के मिलने से क्या बना है 2n, यानी द्विगुणित गुणसूत्र बना। तो ये क्या कहलाता है, युग्मनज या जाइगोट कहते हैं इसे। यह सत्य निषेचन है, जबकि दोहरा आगुड़ित यानी दूसरा आगुड़ित नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से, दूसरा नर युग्मक क्या करेगा, द्वितीयक केंद्रक से संलयन करके त्रिगुणित, यानी क्या बनाएगा, त्रिगुणित, यानी जो द्वितीयक है फिर दूसरे से, यानी 2n दूसरे से एक और से करके बनाएगा क्या, त्रिगुणित n बनाएगा। त्रिगुणित नर युग्मक देख सकते हैं, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनाता है, भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। यह क्रिया समेकन या तिर निषेचन कहलाती है। यानी आवृत बीजों में निषेचन क्रिया कितनी बार होती है, 2 बार संपन्न होती है, इसलिए इसे क्या बोलता है, निषेचन क्रिया। यानी यह क्रिया कितनी बार, 2 बार संपन्न होती है, तो यह क्रिया कहलाती है दोहरा निषेचन। यानी पहले क्या बनाते हैं वे दोनों प्राथमिक एक आगुड़ित नर युग्मक पहले के अंडकोश से संयोगित करके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। फिर जो सत्य निषेचन क्या कहलाता है, सत्य निषेचन। जबकि दूसरा आगुड़ित, फिर दूसरा आगुड़ित क्या करता है, युग्मक से द्वितीयक केंद्रक से संलग्न होकर, द्वितीयक केंद्र से संलग्न होकर क्या बनाता है, फिर त्रिगुणित बनाता है। तो यह प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। यह क्रिया कितनी बार समय क्या कहलाती है, तिर निषेचन कहलाती है। आवृत बीजों में निषेचन क्रिया कितनी बार होती है, 2 बार संपन्न होती है, इसलिए यह क्रिया क्या कहलाती है, द्विनिषेचन कहलाती है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 बहुभ्रूणता क्या है। नाम से जान रहे कि बहुभ्रूणता यानी अनेक भ्रूण का बनना बहुभ्रूणता होता है। यानी इसकी खोज सर्वप्रथम ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। किसमें, संतरे में की थी, किसने, ए.वी. ल्यूवेनहॉक ने। अगर बात करें होता क्या है, तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। यानी एक बीज से अनेक भ्रूण का निर्माण होना बहुभ्रूणता कहलाता है।
अब बात करें कि कैसे होता है, तो यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश, यानी बीजांड जानते हैं कि बीजांड में एक से अधिक, कैसे बीजांड में जो मृतिकाग्र के अंदर यानी अंडाशय के अंतर्गत बीजांड जानते फूल के अंदर बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण एक से अधिक भ्रूणकोश क्या बन जाए, एक से अधिक भ्रूण बन जाए, इसमें एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश की अंड कोशिका के अंतर्गत किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका से संलयन करके परिणाम स्वरूप होती है। अगर बात की जाए किस में होती है, तो पाइनस या संतरे में देख सकते हैं, इसे यहाँ पे उदाहरण इसके होंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा था आर्तव चक्र क्या है, यानी मासिक चक्र क्या है। तो बात होती है कि मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ, किसमें, जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। इस काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को ही मासिक या आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, किसमें होता है, मादा में। और देखिए जनन काल से प्रारंभ होता है और ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, और इस काल में एक अंडाशय बाहर निकलता है और उत्सर्जन न होने की स्थिति में वह गर्भाशय की दीवार एवं अंडाशय की चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को ही मासिक चक्र कहते हैं। यानी फिर अगर इसे निषेचन ना होगा, अगर निषेचन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, भ्रूण बनने लगेगा, इससे फिर दोबारा वो आवर्त चक्र नहीं होगा। अगर निषेचन नहीं होता तो फिर दोबारा होगा, यानी नर और मादा के मध्य निषेचन नहीं होगा। यानी इस समय अगर नर और मादा के मध्य निषेचन हो जाता है तो फिर दोबारा क्या नहीं होगा, भ्रूण द्वारा आवर्त चक्र यानी दोबारा यानी कह सकते हैं ऋतुस्राव प्रारंभ नहीं होगा। अगर नहीं होता तो फिर अगले महीने फिर आएगा, फिर हर महीने दर महीने आता रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा युग्मनज क्या है, प्रश्न नंबर 4। तो आगुणित एन अथवा आगुणित अंडाणु यानी कोई भी आगुणित शुक्राणु एन और आगुणित अंडाणु एन के संयोग यानी संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, द्विगुणित। यानी बात की जा रही है कि जैसे एक एन हो गया शुक्राणु आगुणित और एक अंडाणु आगुणित। ठीक है, गुणित क्या है, आगुणित अंडाणु शुक्राणु और एक आगुणित अंडाणु। अगर इनके मध्य निषेचन की जाए तो एन और एन मिलके क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। यानी यह क्या कहलाएगा, युग्मनज। और देख सकते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, द्विगुणित। यानी देख सकते हैं द्विगुणित। अगर इसमें n है, इसमें n है, मिलके क्या बनाएंगे, 2n। यानी इसी तरीके से नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मध्य संलयन की क्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मनज। नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक क्या हो गया, अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया क्या कहलाएगी, कि युग्मनज कहलाएगी। और इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 2n। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं। तो परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ क्या हैं, इसकी 2 स्थायी विधियाँ हैं। कितनी हैं, 2। एक तो पुरुष नसबंदी यानी जिसे हम वैसेक्टोमी कहते हैं, एवं महिला नसबंदी से ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आपके 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियाँ तो कौन सी हैं, 2। एक पुरुष नसबंदी और एक महिला नसबंदी, एक वैसेक्टोमी और एक ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है कि स्वपात्री निषेचन। हमने बोला था प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, स्वपात्री निषेचन। तो मादा के शरीर के बाहर मानक परिस्थितियों में प्रयोगशाला में शुक्राणुओं द्वारा अंडाणुओं के कृत्रिम निषेचन की तकनीक को स्वपात्री निषेचन कहते हैं। यानी मादा के शरीर के बाहर भी मानक परिस्थितियों में किसी भी प्रयोगशाला में जो शुक्राणु यानी ऐसे ही शुक्राणुओं को डालकर और द्वारा अंडाणु से कृत्रिम निषेचन, ऐसे ही कृत्रिम निषेचन करा दिया जाए, यानी ना कि नर द्वारा निषेचन किया जाए, किसे कैसा करा दिया जाए, कृत्रिम निषेचन करा दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, इस तकनीक को स्वपात्र निषेचन कहते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस विषम युग्मजी, देख सकते हैं आप क्या है, विषम युग्मजी F1 संकर का समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस प्रतीप संकरण कहलाता है। यानी देख सकते हैं जैसे इसमें देख सकते हैं किसी
विषम युग्मजी, देख सकते विषम युग्मजी क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, देखो उसमें दिया है। और एक सम युग्मजी क्या होगा, कि स्मॉल टी और स्मॉल टी, इनके मध्य क्रॉस कराने पर देखिए आप कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कराएंगे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें कराएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, और इसमें भी कराएंगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी, देख सकते हैं। या कैपिटल टी लेके कर लीजिए तो ये क्या कहलाएगा, संकर पूर्वज संकरण। यानी जब विषम युग्मजी F1 संकर का समयुग्मजी प्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्रतीप संकरण कहलाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 के बाद जो भी है अगला 8, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर क्या है, परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या है। बस सेम उसका संकर यानी जो संकर पूर्वज संकरण था यानी बैक क्रॉस था, उसका सेम उल्टा है कि जब जो उसमें क्या होता था प्रभावी लक्षण, इसमें अप्रभावी सदस्य जनक के साथ क्रॉस कराया जाता है। बस सीधे लिख दिए कि जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी संकर का संकरण समयुग्मजी अप्रभावी सदस्य जनक के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। यानी देख सकते हैं इसमें अगर उदाहरण की बात करें, जैसे F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति संकरण यानी लंबे, यानी F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में देख सकते हैं आप, जैसे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में प्राप्त क्या हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, देख सकते हैं इसमें लिखा है कि जब F1 प्राप्त संकरण क्या है, F1 में जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति संकरण लंबे कैसे कैपिटल टी स्मॉल टी तथा शुद्ध बौने स्मॉल टी के मध्य संकरण कराते हैं तो इस संकरण से बनने वाली संतान सदैव 1:1 के अनुपात में पाया जाता है, अर्थात इसमें 50% बौने होते हैं। जैसे हमने उसमें कराया था केवल किसमें, कि अगर इसके कैपिटल टी और स्मॉल टी और किसमें स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराया जाए तो अगर क्रॉस कराने पर सिर्फ एक तो मिलेगा 1:1 में, यानी कि एक तो कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाले लक्षण, यानी 50% इसमें बौने पादप प्राप्त होंगे, ठीक है। सेम उसका सिर्फ उल्टा है, हमें करना है। फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा देखिए कि जीन की परिभाषा की, प्रश्न नंबर 9 है जीन की परिभाषा, वेरी इंपॉर्टेंट, वही परीक्षार्थ भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, वही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीन की परिभाषा क्या है, जीन गुणसूत्र में स्थित होते हैं, कहाँ होते हैं, गुणसूत्र। अगर पूछा जाए कि कहाँ पाए जाते हैं जीन कहाँ पाए जाते हैं तो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो जीन गुणसूत्र पर स्थित एक संरचना है जो किसी आनुवांशिक गुण की पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं। जो भी किसी भी जीव है या किसी बात करें, किसी आनुवांशिक गुण को पीढ़ी दर पीढ़ी कोई जीव के अंदर या के अंदर क्या करते हैं, आनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। यह वंशागति की इकाई है। जीन क्या है, एक वंशागति की इकाई है। बात करें जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो जॉनसन ने किया था। जीन शब्द किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 और लास्ट प्रश्न है, लिंग सहलग्न लक्षण क्या है। तो प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। इनका नियमन लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। ये लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं, यानी वंशागति लक्षण, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण होते हैं, ठीक है। और किससे संबंधित हैं, लिंग गुणसूत्र से संबंधित हैं। यानी उदाहरण की बात करें, जैसे वर्णांता एवं हीमोफीलिया मनुष्य में 2 लिंग सहलग्न वंशागति द्वारा होने वाले रोग हैं। वर्णांता क्या होती है कि वर्णांता में किसी भी व्यक्ति को लाल और हरे रंग की पहचान यानी रंगों की पहचान नहीं कर पाता, ऐसी बात करें। हीमोफीलिया में रुधिर का थक्का नहीं बनता, यानी रुधिर निकलता रहता है। ये 2 लक्षण हो जाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।